जिस तरीके से पहली एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन किए थे, अभी आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को देखो जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो एक्चुअल में आप लोगों का बीपीटी थ्योरम है, जिसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये से हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अभी थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को सीखने से पहले थोड़ा सा एक बार कल की क्लास कैसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, राइट। जैसे कि मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, लेट अस कंसीडर इट कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, एक मिनट, ये मान लेते हैं आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मैंने इसको ये नाम दे दिया है तुम लोगों का ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने नाम दे दिया आप लोगों को पी और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्यू। अब अगर मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि इस ट्राइंगल ए पी क्यू की, ठीक है, जो पी के रिस्पेक्ट में हाइट होगी वो हाइट मुझे बताओ। ठीक है, मैंने पूछा पी के रिस्पेक्ट में, राइट। कल मैंने सिखाया है कि ट्राइंगल में आप लोगों के 3 हाइट होते हैं, क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं और हर हाइट के करस्पॉन्डिंग एक बेस होता है। तो अगर मैं यहाँ वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में तुम कहोगे कि हाइट आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, ये वाला। ठीक है, ये चीज़ ऐसी दिखेगी, देखो ये डॉट 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 डॉट, ये ऐसा मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 90 डिग्री को सबटेंड कर लिया है ना, तो ये आ गई आपकी हाइट। तो क्योंकि मैंने इसे वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया है इसीलिए, ठीक है, वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में, तो लेट से इसको मैंने नाम दे देती हूँ आप लोगों का एच। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इन ट्राइंगल ए पी जी क्यू, ठीक है, ट्राइंगल ए पी क्यू में तुम लोगों का जो हाइट है वो है पी एच और जो तुम लोगों का बेस है वो बेस कितना है आपका ए क्यू। डन। अब वैसे ही अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर मुझे इस वर्टेक्स क्यू के रिस्पेक्ट में हाइट चाहिए तो तुम कहोगे कि अच्छा ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसमें क्या कठिन बात है करके ये डॉट 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 करके खींच देते हैं। तो लेट से ये वाली जो आपको मिल गई इसको हम लोग कह देते हैं ई। ठीक है, तो अभी उसी ट्राइंगल ए पी क्यू में, ठीक है, अभी उसी ट्राइंगल ए पी क्यू में अगेन तुम लोगों को अगर मैं वर्टेक्स क्यू के रिस्पेक्ट में हाइट निकालने को कहूँगी तो हाइट आप लोगों की कितनी आ जाएगी ई क्यू, और जो बेस है वो कितना निकल कर आ जाएगा तुम लोगों के पास ए पी। तो हाइट आ गया है, बेस आ चुका है। वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रही हूँ, मुझे बीपीटी थ्योरम लगाते वक्त एक्चुअल में इन 2 वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए होता है, इसीलिए मैं निकाल के रखी हुई हूँ। ठीक है, अच्छा अब आगे थोड़ा सा ट्राइंगल को वापस से रीड्रॉ करते हैं। अभी इमेजिन करो यही ट्राइंगल आपके पास है, सेम टू सेम मेजरमेंट्स का। ठीक है, नाम वही है आपका ए पी क्यू। अब ये जो तुम्हारा पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ये ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे एक्सटेंड करूँगी इस पी पॉइंट को और इस क्यू पॉइंट को, ताकि इन्हें अगर मैं आगे जाके क्या करूँ आपस में ऐसा एक्सटेंड करके लेकर जाऊँ। ठीक है, ऐसा एक्सटेंड करके लेकर जाऊँ तो ये वाली चीज़ आप लोगों की क्या कर सकती है, एक ट्राइंगल को फॉर्म कर सकती है, ये ऐसे। ठीक है, ये क्या कर सकती है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकती है। तो ये हो गया आप लोगों का ए पी क्यू और यहाँ पे आ गया पॉइंट बी, यहाँ पे आ गया पॉइंट सी करके। डन। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अच्छा ठीक है, हो गया है ड्रॉ। अभी तुम्हें पी वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में हाइट निकालना आता है, तुम्हें क्यू वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में हाइट निकालना आता है। अभी एक पल के लिए भूल जाओ कि पी और क्यू ऐसे कोई पॉइंट्स भी हैं करके वहाँ पर। ठीक है, आपके दिमाग में सिर्फ यही आना चाहिए कि ट्राइंगल ए बी सी जो तुम लोगों के पास है, ठीक है, इस ट्राइंगल ए बी सी में थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे कि इस टाइप से आपने कंस्ट्रक्शन किया, ये इस पीसी को मैंने क्या कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे, ये पीसी 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 ये ज्वाइन कर दिया हम लोग। ठीक है, पीसी वाला पार्ट ज्वाइन कर लिए। अब भूल जाओ कि ट्राइंगल ए पी क्यू है। अभी इस वाले रीजन को ध्यान से देखो, ये वाला रीजन आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर देती हूँ, लेट से ये वाला आपको ट्राइंगल देखना है। ठीक है, ये जिस पे शेडिंग की जा रही है ये वाला ट्राइंगल तुम लोगों को देखना है। अच्छा अब ये हो गया। अब ये जो ट्राइंगल है तुम्हें क्या लगता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? तो ऑब्वियसली नॉट, ये आप लोगों का एक राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। क्या ये तुम लोगों का एक्यूट एंगल ट्राइंगल है? नहीं, ये आप लोगों का एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? तुम्हें ये लगता कि ये वाला जो ट्राइंगल तुम लोगों के पास मिला है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और ये उसका ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। ये आपका एक क्या हो चुका है, थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो चुका है।
और इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दूँ, कौन सा वाला पॉइंट तुम लोगों का, जैसे मैंने पी और सी को ज्वाइन किया है तो वैसे ही मैं यहाँ से तुम लोगों का जो बी क्यू है, ये बी क्यू भी तो ऐसे करके क्रॉस में ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर मैं बी क्यू को क्रॉस में ज्वाइन कर दूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक रीजन क्रिएट होगा। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा रीजन क्रिएट होगा, ये वाला रीजन मेरे पास क्रिएट होने में आ गया, ये वाला रीजन क्रिएट होगा। अब तुम एक बात ध्यान देखना कि ये वाला रीजन जो है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ये पर्पल कलर का जिसको अपन शेड कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, बी पी क्यू। यानी कि ये जो ग्रे कलर का रीजन ऑलरेडी हमने बना के रखा था, ये ग्रे कलर का रीजन और ये पर्पल कलर का रीजन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ जो मेरे पास ट्राइंगल है इसका नाम है आपका बी पी क्यू, और यहाँ जो ट्राइंगल है इसका नाम है पी क्यू सी, और ये जो बीच की जगह है ये आप लोगों का कैसा कॉमन एरिया है दोनों केस में। इतना समझ में आता है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, जो ट्राइंगल बी पी क्यू है, इस ट्राइंगल बी पी क्यू की मुझे हाइट बताओ क्या होगी। ठीक है, मेरे को क्या करना है, ट्राइंगल बी पी क्यू, ठीक है, लेट से मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अलग से ये हो गया आप लोगों का बी से लेकर पी पॉइंट, फिर पी से लेकर ये हो गया आप लोगों का क्यू पॉइंट, और फिर क्यू से लेकर ये हमने क्या कर दिया, आपके बी को ज्वाइन कर दिया, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सा तुम लोगों के शेड का था, ये आप लोगों के पर्पल शेड का था। ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का ट्राइंगल बी पी क्यू। अब इस ट्राइंगल बी पी क्यू में आपको क्या पता लगाना है, इस ट्राइंगल बी पी क्यू में आप लोगों को उसकी हाइट पता लगानी है। हाइट पता लगाने का अगेन मैं वही कह रही हूँ, 3 तरीके होते हैं, किसी भी वर्टेक्स से ढूंढ लो। ठीक है, तुम पी वर्टेक्स से भी ढूंढ सकते हो, तुम बी वर्टेक्स से भी ढूंढ सकते हो, तुम क्यू वर्टेक्स से भी ढूंढ सकते हो। बट जब आप इस ट्राइंगल की हाइट निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको ये वाली वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, क्यू वर्टेक्स लिया हमने। तो अगर तुम इस क्यू वर्टेक्स से बोलोगे कि मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं क्या कहूँगी, ऑब्ट्यूज एंगल में हाइट निकालने का क्या तरीका होता है, आपको साइड को ऐसे क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। तो लेट से आपने ये साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये देखो ये तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, ये तो एक्सटेंडेड है, बट क्योंकि मैं डायग्राम नीचे से बनाई हूँ इसीलिए एक्सटेंड कर दिया। और हाइट बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगी, ये जो तुम लोगों का क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट से ऐसा डॉट 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 हम लोगों ने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बन गई आपकी हाइट। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि ऊपर वाले जो फिगर है, इस ऊपर वाले फिगर से भी तो मैंने क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। क्या ये वाला क्यू पॉइंट और क्या ये वाला क्यू पॉइंट कोई डिफरेंट क्यू पॉइंट है क्या, दोनों तो सेम है। यानी कि अगर मेरे पास इमेजिन करें ये नीचे वाला ट्राइंगल लेट से नहीं होता, ठीक है, मेरे पास ये इमेजिन करो ये नीचे वाला ट्राइंगल का कोई जगह ही नहीं होती, सिर्फ मेरे पास ये ऊपर वाला ट्राइंगल ए पी क्यू होता, और कोई मुझसे कहता कि आपको इस ट्राइंगल ए पी क्यू की वर्टेक्स नंबर क्यू से हाइट बनानी है, तो मैं क्या कहती कि अच्छा लो बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है करके ये हमने उसकी हाइट ड्रॉ कर दी। ये हो गया उसका 90 डिग्री, हो सकता है तुम्हें लगे ना 90 डिग्री, बट ये हो गया 90 डिग्री। तो चाहे तुम ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए क्यू पॉइंट से हाइट ड्रॉ करो, या फिर नीचे वाले ऑब्ट्यूज के लिए तुम क्यू पॉइंट से हाइट ड्रॉ करो, दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट सेम रहेगी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी, ये इसको लेट से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इस वाली लाइन को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन, तो ये जो हाइट है क्यू, ये ट्राइंगल ए पी क्यू की भी हाइट ए ही होगी, और जो तुम्हारा पर्पल शेड का ट्राइंगल है उसकी हाइट भी क्या होगी, आप लोगों की क्यू ही होगी। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल ए पी क्यू का अगर मैं वर्टेक्स क्यू के रिस्पेक्ट में देखती हूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर मैं वर्टेक्स क्यू के रिस्पेक्ट में देखती हूँ तो वर्टेक्स क्यू के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट क्या थी, ई क्यू, और बेस क्या था उसका ए पी। और जब मैं इस पर्पल वाले ट्राइंगल की यहाँ पे हाइट देखूंगी, ठीक है, वर्टेक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इसकी हाइट अगेन कितनी आएगी, ई क्यू, लेकिन बस इसका क्या बदल जाएगा, बेस, इसका बेस हो जाएगा बी पी। ये ऐसा, यानी कि ये वाला जो आपका हाइट है ई क्यू, ये वाला आपके ऊपर वाले ट्राइंगल की भी हाइट है और नीचे वाले पर्पल शेड वाले ट्राइंगल की भी हाइट है। तो अब सिमिलरली मेरे हिसाब से इस आर्ग्यूमेंट को वापस से रिपीट करने की नीड नहीं पड़ेगी करके, कि अगर तुम वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में, जैसे ऊपर अपन ने वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में हाइट ड्रॉ की थी पी एच, तो अगर इस वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में एक हाइट ड्रॉ की जाए, ठीक है, पी एच, तो जिस तरीके से वो हाइट आपके ट्राइंगल ए पी क्यू की है, उसी तरीके से वो हाइट तुम्हारे इस ट्राइंगल, ये जो ग्रे कलर का ट्राइंगल है, इस ग्रे कलर के ट्राइंगल के लिए भी है, बट उसके लिए वर्टेक्स हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, पी। समझ रहे हो, यानी कि इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या है उसकी पीएच, और उसका बेस क्या है आप लोगों का ऑब्वियसली क्यूसी। हाइट और बेस में कैसे लिख रही हूँ ये कल सिखाया हुआ है,
तो इस तरीके से टोटल 4 ट्राइंगल से, चारों ट्राइंगल के लिए मैंने हाइट बेस सब कुछ लिख दिया, समझ रहे हो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार करके सारी चीज़ों को फेयर इन्फॉर्मेशन में लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारे पास ऊपर के 2 ट्राइंगल थे, ठीक है, इन ट्राइंगल आप लोगों का APQ, इस ट्राइंगल APQ में फ्रॉम कौन सी वर्टेक्स से हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं वो लिख दो। फ्रॉम वर्टेक्स लेट से P, ठीक है, लेट से हमने कौन सी वाली वर्टेक्स यूज़ की है, P वर्टेक्स यूज़ की है। तो P वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप लोगों की हाइट क्या हो जाएगी वो चेक करें। तो कहाँ गया आप लोगों का वर्टेक्स P, ये रहा। इस वर्टेक्स P के रिस्पेक्ट में बताओ हाइट क्या है PH और बेस क्या है AQ, तो वो लिख देते हैं। फ्रॉम वर्टेक्स P आप लोगों का हाइट कितना निकल के आया है, हाइट इज PH एंड जो यहाँ पे बेस निकल के आया है वो बेस कितना निकल के आया है तुम लोगों का, देख लेती हूँ एक बार मैं डायग्राम। AQ, अभी ऊपर जो स्टेटमेंट लिख रही है ना, स्टेटमेंट की तरह आँख लगा देखना भी मत। अच्छा, अब अगेन उसी ऊपर वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल APQ जैसे हमने वर्टेक्स P से मेजरमेंट किया वैसा ही सेम मेजरमेंट हम लोग अब कहाँ से करेंगे, फ्रॉम वर्टेक्स आपके Q से, राइट। तो जब तुम वर्टेक्स Q से मेजर करोगे तो अब तुम लोगों के पास जो हाइट होगी वो हाइट अब क्या हो जाएगी, चेक करें वर्टेक्स Q के रिस्पेक्ट में। तो Q से अब हाइट कितनी हो गई EQ और बेस कितना हो गया AP। हाइट कितनी हो गई EQ और तुम लोगों का बेस कितना हो चुका है AP। तो ये आपके पास हाइट आ गई और ये बेस आ गया। लेकिन हमने तो ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है, ये जो नीचे का ग्रे वाला, ये जो ग्रे कलर का ट्रायंगल और पर्पल कलर का ट्रायंगल है, इनके लिए भी तो लेना है। तो जो पर्पल कलर का ट्रायंगल है BPQ, उसके लिए वर्टेक्स कौन सी चूज़ की जाएगी, Q वर्टेक्स चूज़ की जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ की वर्टेक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा उसका नाम, इन ट्रायंगल आप लोगों का BPQ। तो इसके लिए हम लोग वर्टेक्स कौन सी वाली चूज़ कर रहे हैं, Q। आप B भी ले सकते थे, P भी ले सकते थे, बट जिस थ्योरम को हमें आज की क्लास में प्रूव करना है उसके लिए हमने वर्टेक्स Q ली। तो देखो जब वर्टेक्स Q लोगे तो इस पर्पल कलर के ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, हाइट उसका EQ होगा, बट उसका बेस क्या होगा, BP होगा, ठीक है। कल ये चीज़ सिखाई है, तो अगर लेट से अभी नहीं बन रहा है तो कल का कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए अभी नहीं बन रहा होगा। तो हाइट EQ है और बेस कितना है आप लोगों का BP। वैसे ही बाजू में एक ग्रे शेड का भी तुम लोगों के पास ट्रायंगल है, तो उसका नाम क्या है देख लो, उसका नाम है आप लोगों का PQC। तो जब ट्रायंगल PQC लोगे तो उसके लिए वर्टेक्स कौन सी लोगे, P, ठीक है। तो ये लिख दिया हम लोगों के इन ट्रायंगल PQC, और कौन सी वाली वर्टेक्स से हम लोग मेजर कर रहे हैं वो भी लिख दो। तो फ्रॉम वर्टेक्स आप लोगों का P, तो ये वाली चीज़ की जो हाइट है वो हाइट कितनी होगी वो लिखना है, और यहाँ पे बेस कितना होगा वो लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो हाइट है वो तो आपका PH रहेगा, ठीक है। ये हाइट आप लोगों की क्या रहेगी, PH रहेगी, यहाँ से बनी हुई, और बेस क्या हो जाएगा QC। तो इस तरीके से मैंने 4 ट्रायंगल से, चारों ट्रायंगल का मैंने हाइट लिख लिया, चारों ट्रायंगल्स का मैंने क्या लिख लिया, बेस लिख लिया। कोई यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद अब हमको करना क्या है, ये जो ट्रायंगल्स के हम लोगों ने निकाले हैं, ठीक है, ये जो रेशियो हमने लिए हैं, अब तुम देखो इसमें जो वर्टेक्स P वाले ट्रायंगल्स है, वर्टेक्स P वाले कौन कौन से है, जैसे यहाँ देखो ये वर्टेक्स Q वाले दिख रहे हैं, दोनों के दोनों, है ना, ये दोनों वर्टेक्स Q वाले दिख रहे हैं। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि इस ट्रायंगल का देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ कितना होगा, तुम बोलोगे हाफ मल्टीप्लाई बाय EQ मल्टीप्लाई बाय AP। अच्छा रुको, अपन ये वाली स्टेप करते ही नहीं है, रुको डायरेक्ट बताती हूँ मैं, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 और इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। दोनों सेम वर्टेक्स वाले हैं, Q को Q के साथ, P को P के साथ। तो अभी इनके एरिया का रेशियो ले लो। अब हमने कल एक चीज़ सीखी है कि A1/A2 क्या होता है तुम लोगों का, B1H1/B2H2। अगर मैं ट्रायंगल APQ का, मतलब ऐसा आप कह सकते हो करके डिवाइड टेकिंग, यस सर को इसको ऐसा लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस चीज़ का, आपके APQ का, अपॉन में कौन सा वाला, दूसरा Q वाला कौन है, BPQ, ठीक है। तो इस BPQ का एरिया, ये वाली चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी B1H1, ठीक है। तो B1H1 यानी कि EQ मल्टीप्लाई बाय AP, तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, EQ मल्टीप्लाई बाय AP, ठीक है। अपॉन में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे EQ मल्टीप्लाई बाय BP। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई, तुम लोगों का EQ कैंसिल आउट हो गया। तो देयरफॉर मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि आप लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन में क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लोगों का क्या नाम है उसका, BPQ, ये किस चीज़ के बराबर है, आप लोगों के रेशियो AP अपॉन BP के।
अब टेक्स्ट बुक में क्या है, ये वाली स्टेप ना उन्होंने डायरेक्ट लिख दी और कहता है कि ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। इक्वल हाइट कैसे आई है ये वो समझाता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से समझ गया होगा कि इक्वल हाइट कैसे आई है। तो ये बन गई मेरे पास एक पहली इक्वेशन, राइट। अच्छा, ये वैल्यूज़ मैं कहाँ से ढाप के लाई हूँ मुझे लिखना पड़ेगा, तो फ्रॉम 2 and 3 हम इसको उठाकर लेकर आए हैं, राइट। सो 2 and 3 से हम लेकर आ गए। अब बचता है हम लोगों के पास 1, इसको दे देती हूँ मैं 1 और इसको दे देती हूँ मैं 4। जिस तरीके से आपने वर्टेक्स Q वालों का रेशियो लिया है वैसे ही आप लोगों को वर्टेक्स P वालों का रेशियो लेना है। तो वर्टेक्स P में पहले का नाम क्या है PQC और दूसरे का नाम क्या है APQ, बराबर। APQ तो सेम है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों का APQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया PQC। तो देखो APQ वाले के लिए क्या है, वर्टेक्स P वाले के लिए क्या है PH मल्टीप्लाई बाई AQ। तो ये आ जाएगा PH मल्टीप्लाई बाई AQ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, B1H1 अपॉन B2H2, और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा PH मल्टीप्लाई बाई QC। तो ये PH मल्टीप्लाई बाई QC, PH तुम्हारा चला गया। तो देयरफॉर यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका APQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों का PQC किसके बराबर आता है, AQ अपॉन QC के बराबर आता है। ये हो गया तुम लोगों का पहला रेशियो, सॉरी दूसरा रेशियो। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इमेजिन करो अगर मैं तुमसे कहूँगी इक्वेशन नंबर 5 और 6 का रेशियो लो, तो तुम्हें ये लगता है इक्वेशन नंबर 5 और 6 का जब तुम रेशियो लोगे तब ये जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और APQ कट जाएगा। कैसा, कल हमने क्या डिस्कशन किए थे कि जो ट्राइंगल होता है, राइट, ट्राइंगल की अलग अलग बेस हो सकती है, अलग अलग हाइट हो सकती है, बट अगर उसकी कोई चीज़ एक चेंज नहीं होगी तो वो कौन है, उसका एरिया। तो अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रेशियो। तो यहाँ पे लिख दो स्टेटमेंट की डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 6। तो अब देखो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये बात मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि आप लोगों का ये जो APQ है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस APQ के साथ, बराबर। तो तुम्हारे पास चीज़ें क्या बचेंगी, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन आप लोगों का अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे PQC इक्वल टू, राइट साइड तो कुछ कटने वाला नहीं है तो राइट साइड को लिखेंगे AP अपॉन में BP और यहाँ पे आ जाएगा AQ अपॉन में कितना आप लोगों का QC। फिर इस वाले टर्म को मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये नहीं बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा AP मल्टीप्लाई बाय कितना आपका QC और उसके बाद नीचे में आ जाएगा BP मल्टीप्लाई बाय AQ। मैं क्या तुम लोगों को ये वाली चीज़ ये कैसे लिखी जा रही है करके। अच्छा, अब इसके आगे सॉल्व करने के सारे रास्ते हम लोगों के क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लेकिन एक बात हम लोगों को पता है, वो क्या, कि ये दोनों एरियाज भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा कि एरिया क्यों कैंसिल आउट होंगे, तो देखो जब हम लोग BPT थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, तो BPT थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि आपकी जो ट्राइंगल है उसकी जो आप साइड बना रहे हो वो दूसरी वाली साइड के, मतलब जो लाइन सेगमेंट बना रहे हो वो लाइन सेगमेंट कैसी होती है, पैरेलल होती है करके आप लोगों की दूसरी वाली साइड के, ठीक है, वो क्या होती है उसकी पैरेलल होती है करके, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो ये मेरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैंने जो ये P से लेकर Q तक की ये सेगमेंट जो ज्वाइन की है, ये सेगमेंट एक्चुअल में पैरेलल है आप लोगों के किसके, बेस BC को, ठीक है। ये गिवन होता है BPT थ्योरम का, मतलब BPT थ्योरम का गिवन ही है कि PQ इज पैरेलल टू आप लोगों का BC, ये गिवन ही होता है। तो ऐसे केस में कल हमने क्या सीखा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या हो, आपका ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हो, तो वो जो ट्राइंगल्स होते हैं वो ट्राइंगल्स आप लोगों के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, एरिया उनका इक्वल हो जाता है, बराबर। तो इस हिसाब से आप लोगों का जो ये ट्राइंगल है कौन सा वाला, ये पर्पल शेड का BPQ और जो दूसरा ट्राइंगल है तुम लोगों का ये PQC, ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी, ये अगर इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अगर ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे क्या बचा होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा होगा, है ना। कैंसिल आउट होने के बाद 0 मत लिख देना, और वहाँ पे तुम लोगों को रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों कैंसिल हुए, ठीक है। वहाँ पे आपको वो रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो कैंसिल आउट क्यों हुआ। तो इसका रीज़न देखो क्या रहेगा तुम लोगों का, कि एरिया बिटवीन, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना बस तुम, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स
बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ई हैविंग इक्वल बेस, दोनों की बेस भी सेम थी, है ना, हैविंग इक्वल बेस आर इक्वल, इसको ठीक से लिख लोगे आर इक्वल, ठीक है, ये उसका रीज़न है। तो यानी कि एरिया दोनों के इक्वल हो गए, वो दोनों एरियाज आपस में कैंसिल आउट भी हो गए। तो अब तुम बच्चा हो, तुम्हारे पास क्या बचा, ए पी अपॉन में बी पी ये बचा, और क्यू सी अपॉन में क्या बचा, ए क्यू बचा। तो एक काम करती हूँ, मैं बी पी को ना यहाँ ले आती हूँ, ये बी पी को मैं यहाँ ले आती हूँ, ये पी पी वाले जो हैं उनको एक तरफ कर लेती हूँ। तो जब मैं पी पी वाले लोगों को एक तरफ करूँगी तो क्या हो जाएगा, बी पी अपॉन में ए पी, और क्या हो जाएगी वाली चीज़ आपका क्यू सी अपॉन में ए सी ए क्यू बराबर। या फिर इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख लूँ, ठीक है, सीधा करके चीज़ों को लिख लेते हैं। तो ये सीधा करके अगर चीज़ों को लिखूँगी तो ए पी अपॉन में बी पी इक्वल टू क्या किया, ए क्यू अपॉन में क्यू सी। तो इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आपका बीपीटी थ्योरम। अब मैं तुम्हें बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट बताती हूँ। उस बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट को जब पढ़ोगे तो तब तुम्हें समझेगा कि ये चीज़ क्या है करके, ये पर्टिकुलर रिजल्ट आपका क्या कहलाता है, बीपीटी थ्योरम। देखें, बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट, आपके पास ट्राइंगल का होना ज़रूरी है, ये बीपीटी थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। लेट से ही आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और ये सी, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड में से किसी भी एक साइड को एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करो, लेकिन जो लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करोगे वो लाइन बची हुई 2 साइड्स को क्या कर रही होगी, आपकी इंटरसेक्ट कर रही होगी 2 अलग अलग पॉइंट्स पे। यानी कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू, ठीक है, तो पी आपका कौन सा है, उसने साइड ए बी को इंटरसेक्ट किया, पॉइंट क्यू ने आपकी साइड ए सी को इंटरसेक्ट किया, सच दैट कि वो जो आपका पी क्यू है वो आप लोगों के बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब जो तुम लोगों का बीपीटी थ्योरम होता है, उस बीपीटी थ्योरम का अगर तुम्हें गिवन लिखना होगा तो गिवन इस चीज़ का कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल आप लोगों का ए बी सी जो तुम लोगों की सेगमेंट पी क्यू है वो पैरेलल है, किस चीज़ के पैरेलल है, साइड बी सी के, राइट। और उसके अलावा इसके गिवन में ये क्या आएगा कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, जैसे कि इसको अपन ऐसी लाइन बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन एल है, इस लाइन एल ने क्या किया है, आपकी अदर साइड्स को, ठीक है, आपकी अदर साइड्स कौन सी है, ए बी, इंटरसेक्ट दी साइड ए बी, ठीक है, एंड कौन सी साइड है आप लोगों की, ए सी, ठीक है, एट पॉइंट कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उसने, एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली करके, बराबर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को टू प्रूव क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वो देखो तो क्या बोल रहा है करके, देन द लाइन डिवाइड दो साइड्स इन प्रपोर्शन, यानी कि जो लाइन है जिसने उन साइड को काटा, तो ठीक है, कौन कौन सी साइड कटी, अभी आपकी एक साइड ए बी कट गई और दूसरी साइड ए सी कट गई। तो जिस पॉइंट पे वो कट रही हैं उसके बाद उस साइड्स के जो टुकड़े हुए वो टुकड़े प्रपोर्शन में होंगे, यानी कि ए बी साइड का कौन सा टुकड़ा हो गया, देखो ए बी साइड का कौन सा टुकड़ा हुआ, ए बी का जो टुकड़ा हुआ उसे लिखेंगे हम ए पी अपॉन में पी बी, ये प्रपोर्शन में होगा, किसके प्रपोर्शन में होगा, जो दूसरी साइड का टुकड़ा हुआ उसके, तो क्या हो जाएगा वो ए क्यू अपॉन में क्यू सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये देखो हमने प्रूफ कर भी दिया, ए पी अपॉन में कितना, पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। अब इस कंस्ट्रक्शन में बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगता है कि आपको इस पी सी को और आपको इस बी क्यू को ज्वाइन करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट अगर लिखना होगा तो क्या लिख दोगे उस चीज़ को कि ज्वाइन आप लोगों का क्या कहते हैं, पी सी एंड करके बी क्यू करके, ये वाला पार्ट लिख देना, बस खत्म। यही था तुम लोगों का बीपीटी थ्योरम। तो एक बार मैं बीपीटी थ्योरम तुम लोगों को शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। देखो मैंने बीपीटी थ्योरम तुम लोगों को पूरा सिस्टमैटिकली करके दिखाया है करके कि कैसे हाइट इक्वल आई, कैसे नहीं आई। टेक्स्ट बुक वगैरह में वो चीज़ बहुत ही डायरेक्ट है करके, ठीक है, उसमें वो हाइट वगैरह के बारे में कुछ ड्रॉ तक नहीं करता है, सीधा इक्वल है बस बोल देता है। तो आपको समझ ही नहीं आता कि हाइट है कहाँ करके, तो हाइट इक्वल कैसे होगी। तो अभी तुम्हें समझ तो आ गया हाइट कहाँ पर है करके। तो अभी जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में थ्योरम जैसा लिखा है ना, एग्जैक्टली तुम लोग भी उस चीज़ को वैसा ही करके क्या करना, याद रखना करके, ठीक है, ये उसकी वैसी ही प्रैक्टिस करना। मेरे करवाए वो तरीके से नहीं करना, क्योंकि ये तरीका अपन ने समझने पर्पज़ के लिए लिया था कि अच्छा जो टेक्स्ट बुक में चीज़ गायब कर दी गई है, जिसको डायरेक्ट दिखा दिया गया है, वो डायरेक्ट चीज़ कैसे है, राइट। लेकिन जब पेपर में लिखने की बारी आएगी तो क्या करोगे आप, उस चीज़ को एकदम मैनर्स के साथ, ठीक है, जैसा बुक में लिखा है एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ये ट्राइंगल है,
इसका नाम है PQR। मैंने तुमसे कहा कि ये जो लाइन L है, ये लाइन L इसके पैरेलल है। लाइन L ने PQ वाली साइड को लेट से X पॉइंट पे कट किया और QR वाली साइड को लेट से Y पॉइंट पे कट किया। ये पैरेलल है, ये बात याद रखना। बीपीटी थ्योरम में हमेशा गिवन पार्ट क्या होता है? पैरेलल, क्योंकि बीपीटी का कन्वर्स भी आएगा, तो कन्वर्स में पैरेलल दिया नहीं होगा, पैरेलल तुम्हें प्रूफ करना होगा। तो आपको हमेशा बीपीटी थ्योरम में पैरेलल वाली चीज़ दी हुई रहती है, ये बात का दिमाग में थोड़ा सा याद रखोगे, हमेशा पैरेलल दिया होता है। तो अभी इसमें मैं कहूँगी बीपीटी थ्योरम अप्लाई करो। तो बीपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? देखो, ये जो तुम लोगों का ये कहाँ चला गया, हाँ, अभी बीपीटी थ्योरम में ना मैं हमेशा इस पॉइंट से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि साइड PQ और साइड RQ दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? Q। तो मैं हमेशा उस ज्वाइनिंग पॉइंट से मैं क्या करती हूँ? बीपीटी अप्लाई करती हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, इस तरफ वालों का रेशियो, तो इधर दो चीज़ें क्या हो जाएगा? QX अपॉन में XP और इक्वल टू में इधर वालों का रेशियो, यानी कि क्या हो जाएगा? QY अपॉन में YR। अब इसमें कई लोगों से देखो गलती ऐसी होती है कि वो लोग QX अपॉन में XP तो लिख देते हैं, बट इस तरफ वो YR अपॉन QY लिख देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप मान लेते हैं इस तरफ से मेजर कर रहे हो, तो आपको इधर भी इसी तरफ से मेजर करना है, ठीक है? ये चीज़ ऐसी आपको भी इसी तरफ से मेजर करना है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मान लेते हैं मैंने एक आप लोगों को नेक्स्ट ट्रायंगल दिया, ये मान लो ट्रायंगल है, इस बार ये साइड ऐसी है, ट्रायंगल का नाम है MNP। ये हो गई तुम लोगों की साइड, उसने उसको कट किया पॉइंट A पर, यहाँ पे कट किया पॉइंट B पर। तो ज्वाइनिंग पॉइंट देखो, ज्वाइनिंग पॉइंट ये है, इससे इधर पे रेशो क्या हो जाएगा? PA अपॉन में कितना? AM, और उसके बाद यहाँ पे PB अपॉन में कितना आप लोगों का? BN। ये ऐसा बराबर, ये वाली चीज़, ये वाला रेशो, इसे कहते हैं बीपीटी थ्योरम। अब ये तो बीपीटी थ्योरम लगाने का बहुत ही आसान तरीका हो गया। अब तुम एक थोड़ी सी चीज़ ढंग से सीख लो, वो ये है करके कि इस पे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है। इस पे जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं करके, यहाँ पर कि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, बोला जा रहा है करके इस क्वेश्चन में कि लाइन L जो है वो पैरेलल है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो लाइन L है ये किसके पैरेलल होगी? ऑब्वियसली आंखों से दिख रहा है करके हम लोगों को, ये किसके पैरेलल जा रही है करके? ये पैरेलल हो रही है तुम लोगों के साइड BC के, तो ये पैरेलल है आपके साइड BC के। तो अगर यहाँ पे बीपीटी थ्योरम मैं तुम्हें लगाने को कहूँ, तो क्योंकि पैरेलल दिया है इसीलिए बीपीटी लगा पा रहे हैं, ठीक है? तो पॉइंट A से बीपीटी लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? AP अपॉन में PB इक्वल टू कितना हो जाएगा? AY अपॉन में कितना? YC। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो AP कितना है? 3, PB कितना है? 6, AY कितना है? 5 और YC कितना है? X। तो इस वाली चीज़ को सॉल्व कर लोगे तो देखो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं कि आपको लाइन पैरेलल दी है, कोई वैल्यू गिवन होगी और बाकी की वैल्यूज मतलब गिवन होगी और कोई एक आधी वैल्यू निकालनी होगी। जैसे यहाँ आ जाओ, यहाँ कौन किसके पैरेलल है? ये जो है आपकी लाइन है, ये किसके पैरेलल है? TR के। यहाँ पे अगर मैं बीपीटी थ्योरम लगाऊँ तो क्या हो जाएगा? बीपीटी थ्योरम इस तरफ से ये हो जाएगा SP अपॉन में कितना? PT, और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा? SQ अपॉन में ये हो जाएगा QR। तो अभी SP कितना दिया हुआ है तुम लोगों को पता नहीं, X ये हो गया 4.5, यहाँ पे ये हो गया 1.3 अपॉन में 3.9। अभी गधे के समान क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। देखो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये 13 1 ये 13 3 तो यानी कि ये चीज़ कैसी बची? ये बची X अपॉन 4.5 इक्वल टू 1/3। अब लगे तो तुम इसको ऐसा लिख दो कि X इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 3, तो ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 1.5। तो ये आ गई X की वैल्यू। सिमिलरली नीचे वाले सवाल में आ जाओ, इसमें देखो ट्रायंगल उल्टा कर दिया है, बट उल्टा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है, ये इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है। लगा दो बीपीटी इधर पे, क्या हो जाएगी आप लोगों का? MP अपॉन में PL इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? MQ अपॉन में QN, ठीक है? तो MP कितना है? 8 और PL कितना है? 2, MQ कितना है? X, QN कितना है? 3। तो ये वाली चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा कर लिया, कैंसिल आउट, तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 12 आ गई है। तो इस तरीके से बीपीटी थ्योरम के ये बहुत ही बेसिक वाले सवाल हैं। कुछ सवाल बीपीटी थ्योरम में ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको चीज़ें शो दैट करनी पड़ती हैं, टू प्रूव करनी पड़ती हैं, वो मैं आज नहीं सिखा रही हूँ, बट बेसिक बीपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो तुम्हें आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक सवाल देखो इस तरीके का क्रिएट होता है जिसमें मैक्सिमम लोगों का कैसा गड़बड़ होने के चांसेस हैं। जैसे कि लेट्स से मैंने तुम्हें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया
ये आप लोगों का ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे लेट्स से ई, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये गिवन है कि डी और बी सी आपस में पैरेलल है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे तुम्हें रेशियो दिया है ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू नहीं दी है, बट ए डी बाई डी बी का रेशियो दिया है 3/5। तो वैल्यू नहीं दी है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ए डी बाई डी बी की जगह पे 3/5 उसका रेशियो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जो गिवन दिया है वो गिवन ये दिया है कि ए सी की वैल्यू है 5.6 और ढूंढना है आपको ए ई। तो अगर मैं तुमसे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम लगाने को कहूँ तो देखो बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। तो अभी ए डी बाई डी बी की जगह क्या पुट हो गया 3/5। ए ई तो आपको फाइंड करना है, लेट इट बी एक्स। अब लोग ई सी की जगह 5.6 पुट कर देते हैं। अरे ई सी की जगह 5.6 पुट नहीं कर सकते, वो ए सी है। तो ए सी कैसे निकालें? तो अगर तुमने ए ई को एक्स माना है और तुम्हारा पूरा का पूरा ये जो ए सी है अगर ये 5.6 है तो ई सी की वैल्यू कितनी होगी? ई सी की वैल्यू तुम्हें लगता है 5.6 माइनस एक्स होगी करके, राइट? तो ई सी की जगह क्या लिख सकते हो 5.6 माइनस एक्स। बस इस पॉइंट पे ध्यान रखना, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो तुम्हारा 5.6 है माइनस एक्स है, ये 3 उस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? कई लोगों को आदत होती है कि 5.6 को सिर्फ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, बट वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो 5.6 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 16.8 माइनस में 3x इक्वल टू में 5x। माइनस 3x वहाँ जाके ऐड होकर कितना बना लेगा 8x। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 16.8 डिवाइडेड बाय 8। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8 टू ज़ा 16 और ये 8 1 ज़ा ये। तो x की वैल्यू आ गई 2.1। अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर लिख देना, मीटर दिया होगा तो मीटर लिख देना, और अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो यूएनआईटी यूनिट लिख देना करके, ठीक है? अच्छा अब इसमें एक सवाल एक पैटर्न का और देख लो, क्योंकि आज इसी टाइप के सवाल तुम लोगों को होमवर्क में मिलेंगे, राइट? जैसे ये आप लोगों का एक ट्रायंगल दिया है, इसका नाम था CAB और ये लिखा है LM, ये दिया है LM, ऑब्वियसली पैरेलल है। यहाँ पे ये जो AL है, इस AL की वैल्यू तुमको दी हुई है x-3। यहाँ पे जो ये AC है पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा AC, इसकी वैल्यू तुमको दे के रखी है 2x। और उसके बाद यहाँ पे BM, इसकी वैल्यू दी हुई है x-2 और पूरे के पूरे BC की वैल्यू दी है 2x+3। मैंने तुम्हें बीपीटी थ्योरम जिस तरीके से अप्लाई करना सिखाया है, उसके अलावा भी एक तरीका होता है कंपोनेंडोम लगाकर बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करने का। एक और तरीका बना सकते हैं, बट मल्टीपल तरीके मत याद रखो, जब एक ही याद रखो। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। अगर इसमें बीपीटी थ्योरम लगाए होते तो ये बीपीटी थ्योरम तुम लोगों को कैसा लगता, ये रेशियो कैसा बैठता आप लोगों का ACL अपॉन में AL और यहाँ बैठता CM अपॉन में ML। CL की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी है, ठीक है? बट टोटल AC की वैल्यू दी हुई है 2x। पूरे AC की वैल्यू कितनी दी हुई है 2x दी हुई है। इसमें से अगर मैं नीचे वाले AL की वैल्यू माइनस तो कितनी दी हुई है AL की वैल्यू x माइनस। तो याद रखना माइनस का साइन है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो +3 हो जाएगा। तो ये आ गई कितनी वैल्यू आप लोगों के पास x+3। तो ये आ गई वैल्यू, तो CL की वैल्यू आ गई आपका x+3, AL की वैल्यू हमें दी हुई है x-3। तो जिस तरीके से मैंने निकाला है तुमने पूरा प्रॉपर स्टेप करके माइनस निकाल के दिखाकर निकालो। वैसे टोटल जो BC टोटल वैल्यू कितनी है 2x+3। इसमें से नीचे वाला BM माइनस कर दो तो -x, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी एक और माइनस है तो ये कितना हो जाएगा +2। तो ये कितना हो जाएगा x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो ये ऊपर वाले CM की वैल्यू आ गई, तो CM की वैल्यू आ गई x+5। नीचे के MB की वैल्यू कितनी है तुम लोगों के पास x-2। अभी गधे के समान ये और ये कैंसिल मत कर देना, ऐसे कैंसिलेशन नहीं होता है जब बीच में प्लस माइनस हो तो, ठीक है? उसे कैंसिल करने की बहुत बुरी आदत है तुम लोगों के अंदर, तो वो मत करना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो आपका x+3 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम लोगों के x-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? x-2 के साथ, और इक्वल टू में x-3 किससे मल्टीप्लाई होगा x+5 से। तो ब्रैकेट ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा x², ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा +6। ये क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा +5x, ये होगा -3x और ये होगा -15। देखो x² कट गया। अब जिसको नहीं समझ में आया है कैंसलेशन कैसे कट रहा है तो वो इंसान कैसा पूरे लेफ्ट साइड को राइट साइड शिफ्ट कर लो, टुकुर कर लेना। तो ये हो जाएगा -5x, ये हो गया +6। वैसे ही +5x यहाँ पे आके
-5x, ये +3x आके ये +3x और -15 का हो गया +15 इक्वल टू 0। तो देखो -5x -10x -10x और +3x -7x और 15 + 16 ये हो गया +21 इक्वल टू 0। तो -7x इक्वल टू -21, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 3। और फाइंड क्या करने को बोला था इस क्वेश्चन में, x ही बोला होगा, तो अगर x फाइंड करने को बोला है तो x आ गया। अगर AL फाइंड करने को बोलता तो AL की वैल्यू x की वैल्यू डाल देता, AC बोलता तो SC की x की वैल्यू डाल देते। इस तरीके से इसका काम करना है, ठीक है, डन। तो ये तुम लोगों का BPT थ्योरम था, मैंने BPT थ्योरम समझा दिया है, बट उसका जो प्रूफ है तुम उसी अपनी बुक की लैंग्वेज में लिखोगे, उसमें अपनी लैंग्वेज लिखने की कोशिश ना करना करके, ठीक है। और उसके अलावा इस तरीके के मैंने छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस भी दे दिए हैं तुम लोगों को कि कैसे करना है। अभी BPT थ्योरम में कुछ शो दैट वाले सवाल भी आते हैं, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को शो दैट वाले सवाल के इलस्ट्रेशंस करवा के दूंगी बिल्कुल कल वाली क्लास में। अभी तुम लोगों के पास जो काम आएगा वो ये रहेगा करके कि जैसे आप लोगों को यहाँ पे गिवन होता था कि एक लाइन दूसरे वाले साइड के पैरेलल है तो ये ढूंढो वो ढूंढो, तो इस तरीके के कुछ 10-12 सवाल तुम लोगों के सामने आएंगे, और बल्कि ज़्यादा ही आएंगे, मानकर चलना 15-16 सवाल रहेंगे या उससे ज़्यादा। वो सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। इसका जो आंसर की है वो मैं शेयर कर दूंगी। इन केस अगर किसी इंसान का आंसर मैच नहीं करता है तो फिर वो मैसेज करना कि मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अभी जैसे क्या नाम है इसका, मैंने वो जो एक प्रॉब्लम्स करवाए थे, उन प्रॉब्लम्स में जो बाय क्वाड्रेटिक टाइप के थे उसमें ये क्या नाम है इसका, तन्मयी ये कह रही है आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर गलत नहीं है, उसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तन्मयी तुम्हें कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ है। तुम देखो तुम फिर से कोई बेसिक सी छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक ही कर रही होगी और कुछ नहीं, तो क्योंकि बाकियों का आंसर आया है इसमें, ठीक है। तो अभी आज का काम क्लियर है। मैंने एक्सरसाइज 1 जो कल होमवर्क में तुमको दी थी, ठीक है, वो एक्सरसाइज 1 आप लोगों ने फिनिश कर लिए, उसके मैंने आंसर्स कर दिए हैं तुम लोगों के अपलोड। तो अगर किसी को लेट से एक्सरसाइज 1 का कोई सवाल नहीं बना है तो वो इंसान कैसा अपना वहाँ से टैली कर सकता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा टेक्स्ट बुक से क्या तुम्हें कोई काम करना है क्या, तो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक से एक आधी सवाल ही मैं दे रही हूँ, वही काम करना है करके। जैसे कि ऑब्वियसली एक्सरसाइज में से कोई काम नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज का कोई काम नहीं करना है तुम्हें। अच्छा, प्रॉब्लम सेट को एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि उसमें तुम लोगों को कोई काम है क्या। तो देखो हाँ, प्रॉब्लम सेट का काम तो है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेसिस पे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना, ठीक है, वो बन जाएगा तुमसे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बना लो, वो भी बन जाएगा प्रॉब्लम सेट में से। देन क्वेश्चन नंबर 4 ये ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कर लो। ये सारे सवाल बन जाएंगे, इसमें ऐसा एक भी नहीं है जो नहीं बनेगा, ठीक है, तो वाला तो नौटंकी है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आज जो BPT करवाई हूँ और जो इलस्ट्रेशंस मैंने लिए हैं उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों का काम है प्रॉब्लम सेट में से इसे फिनिश कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा भी एक PDF आएगी, उसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे, उन सबको अपनी कॉपी में अच्छे से फेयर करना। साथ साथ में काम करते चलो। तुम अगर ये सोचोगे कि मैं बात के लिए रखूँगा, बाद में इस वीडियोस को देख दुखा कर मैं फिर से काम करूँगा या करूँगी, तो फिर बात नहीं आता है, वो अभी के अभी कंप्लीट करते जाओ, ठीक है।